हेलो जी, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। क्या सभी लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है? क्या मैं प्रॉपर्ली दिखाई दे रही हूँ? फटाफट से बता दीजिए। तो इस सेशन की हम शुरुआत करेंगे, जो कि सबसे मेरा फेवरेट टॉपिक है, जिसकी हम शुरुआत करने वाले हैं। दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी कि लाइफ प्रोसेसेस की हम लोग बात करेंगे। मेरा पर्सनल फेवरेट है ये टॉपिक। पढ़ाने में मुझे बड़ा मजा आता है, तुम्हें पढ़ने में भी आई होप इसमें बहुत मजा आएगा। काफी स्कोरिंग है, आसानी से समझ में आ जाता है, क्योंकि इसमें हम हमारे ही बारे में पढ़ रहे हैं ना, इसलिए बहुत टफ नहीं होती चीजें, है ना। जो हमारा सेल टिश्यूज वाला पोर्शन था वो चला जा चुका है, अब हम वो पढ़ेंगे जो हमारे शरीर में हो रहा है कंटिन्यूअसली। तो ये इंटरेस्टिंग भी हो जाता है, इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, स्कोरिंग भी हो जाता है। ओके, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस की हम शुरुआत करने वाले हैं। प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज में किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं है? वहां तक सारे डाउट्स क्लियर है सब लोगों के? एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए। हाँ, मेरी तबीयत इज मच बेटर नाउ। थैंक यू फॉर आस्किंग, थैंक यू सो मच। हाँ, एक पर्टिकुलर पोर्शन बचा हुआ है, मुझे पता है। उसके लिए अलग से मैं क्लास लगा लूंगी, डोंट वरी। जो हमारा प्लांट टिश्यूज का पोर्शन बचा हुआ है वो मैं बहुत अच्छी तरह से याद है मुझे, तो डोंट वरी। जाइलम फ्लोएम बचा हुआ है, कॉर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम वो बचा हुआ है। उसको थोड़ा सा मैंने अभी साइड में रखकर लाइफ प्रोसेसेस की शुरुआत करी है। उसके लिए मैं एक्स्ट्रा लेक्चर लगवा के वो खत्म करवा दूंगी। हाँ जी, ओके, ठीक है। तो शुरुआत करी जाए फिर हमारे इस टॉपिक की। ओके, लेट्स बिगिन। नहीं, मैं शादी में नहीं जा पा रही हूँ यार, ड्यू टू सम फैमिली ऑक्यूपेंसी। यहाँ पे थोड़ा घर में इशू है, मतलब थोड़ा काम वगैरह चल रहा है, इसलिए मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो बस अब मेरे पास में क्या ऑप्शन बचा है कि सब लोग फोटोज डालेंगे और मुझे घर पे बैठकर जलना है, बस यही बच गया है। उसके लिए टॉपिक के लिए पेजेस मत छोड़ो, बाद में उसको नोट कर लेना। कौन से तुम्हारी सीक्वेंस में सारे नोट्स देखने वाला है कोई? ठीक है, तो शुरुआत करें फिर। पेज वेज मत छोड़ो, बाद में मैं बता दूंगी, उसमें एडिशनली नोट्स लिख लेना। ओके, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं फिर हमारे आज के लेक्चर की हम लोग। ओके जी, ओके। सबसे पहली चीज आ जाती है कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेसेस? अब भैया, तुम भले ही पढ़ रहे हो, या तुम बैठे हुए हो, या तुम सो रहे हो, या तुम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, या तुम भाग रहे हो, खाना खा रहे हो, हर टाइम पे कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जो कंटिन्यूसली तुम्हारे शरीर में चल रही है। तुम्हारा शरीर कितना बेहतरीन है, तुम इस चीज़ का आइडिया इस चैप्टर के बाद में लगेगा, ये जो पूरा यूनिट है इसके बाद में, कि तुम्हारे शरीर में, एक सेकंड रुको, पहले तो ये काम करना ज़रूरी है। तुम लोग मुझे फोर्स करते हो कि मैडम चैट कैसे ऑन कर रखी है, ऑफ कर दो मैम, ऐसे मजा नहीं आएगा। ऐसा तो हम बतियाते रहेंगे, क्योंकि हम तो गॉसिप क्वींस हैं। ऑफिशियल गॉसिप क्वीन घोषित कर देना चाहिए तुम लोगों के बैच को। सही बता रही हूँ, जब तुम लोगों में से बच्चे सिलेक्ट होकर आए ना, तो बताना मुझे कि हाँ मैम, हम वो गॉसिप क्वींस हैं। ऐसे ही बताओगे तुम। तो पढ़ो अब, ऑप्शन नहीं छोड़ दो तुम लोग मेरे लिए। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस वो हैं जो तुम्हारे शरीर में तब चल रही हैं जब, हाँ, पूरे टाइम चल रही हैं। और तुम ये सोचो ना यार, तुम्हें बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ रहा जरा सा भी कि अब चलो डाइजेशन का वक्त है, अब चलो रेस्पिरेशन का वक्त है, अब चलो ट्रांसपोर्टेशन का वक्त है, सर्कुलेशन का वक्त है, एक्सक्रीशन का वक्त है। अरे नहीं, तुम्हें कुछ भी सोचना नहीं पड़ रहा है, ये सारी चीजें अपने आप शरीर के अंदर चल रही हैं। तो कितना बेहतरीन है तुम्हारा शरीर, बढ़िया कोऑर्डिनेटेड तरीके से, कंट्रोल्ड मैनर में चल रही हैं। उनको जरा सा भी हम लोगों को ध्यान नहीं देना पड़ रहा है। तो यही सारी प्रोसेस जो मिला जुला कर हमारी लाइफ को चला रही हैं, हमारे शरीर को मेंटेन करी हुई हैं, इन्हीं प्रोसेसेस को बोला जाता है लाइफ प्रोसेसेस, जिसके अंदर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे इसके अंदर प्रोसेसेस आते हैं। तो एक एक करके हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग थोड़ा न्यूट्रिशन और डाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंटरेस्टिंग भी है। तो तुमको ऐसा करती हूँ, मूवी का मैं छोटा सा ट्रेलर देती हूँ कि किस प्रकार से सारी की सारी प्रोसेसेस तुम्हारे शरीर में एक साथ चल रही है, थोड़ा आइडिया लगेगा। ओके, तो डाइजेशन जब भी मैं बोलूँ ना, तब समझ जाना चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। अब तुम्हारे शरीर में कितने सारे सेल्स हैं, हर एक सेल तक खाना पहुंचाना ज़रूरी है।
क्यों भैया? खाना पहुंचेगा तभी तो एनर्जी मिलेगी ना। हर एक सेल को काम करना है, हर एक सेल एक छोटी फैक्ट्री की तरह है, तो हर एक सेल तक हम लोगों को एनर्जी पहुंचानी पड़ेगी। अब एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी खाने से आती है, इसीलिए हम खाना खा रहे हैं भैया। तो हम खाना खाते हैं, अब उसको शरीर के हर एक सेल तक अगर पहुंचना है तो उसको इतने छोटे टुकड़ों में टूटना भी तो पड़ेगा। तो शरीर में हम लोग जब खाना खाते हैं तब खाने को तोड़ा जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और इसी खाने को तोड़े जाने की प्रक्रिया को डाइजेशन यानी कि पाचन बोला जाता है। तो जब भी मैं डाइजेशन बोलूं समझ जाना, खाने को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है। ठीक है, ये रहा खाना, इसको हम लोगों ने तोड़ दिया छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है भैया, अब क्या होगा? अब ये खाना पहुंचेगा तुम्हारी हर एक कोशिका, कोशिका यानी कि तुम्हारे हर एक सेल तक ये खाना पहुंचेगा। ठीक है भैया, ओके, ये पहुंच गया। ये क्या है? ये तुम्हारा सेल है। अच्छा, अब मुझे सिंस तुमसे सवाल पूछना है, अब तुम मुझे ये बताओगे कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? क्या जानते हैं आप रेस्पिरेशन से? रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन का मतलब तो पाचन यानी कि चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन? सबसे लेमन टर्म्स में बताओ, मुझे एनसीईआरटी की एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं चाहिए। ओके, श्वसन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, तो ये जो भी तुम्हें चीजें पता है ना, ये गलत है। रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं होता। सांस लेना, सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया है ना बच्चे, उसको ब्रीदिंग बोला जाता है, उसको रेस्पिरेशन नहीं बोला जाता। यही मैं जानना चाहती थी। ठीक है, तो अब देखो भाई, तुमने सांस ली यानी कि तुमने ऑक्सीजन जो है उसको इनहेल किया, तो इस प्रक्रिया को ब्रीदिंग बोला जाता है। और ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन अलग अलग चीजें हैं, अब इस चीज को समझना। जो तुमने ऑक्सीजन ली है, अब ये ऑक्सीजन भी तुम्हारे शरीर के हर एक सेल तक पहुंचेगी। जैसे खाना पहुंचाना, बिल्कुल वैसे ही ऑक्सीजन भी तुम्हारे शरीर के हर एक सेल तक पहुंचेगी। ठीक है, पहुंच गई। अब ये जो खाना है, ये इस ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही टूटकर एनर्जी बनाता है बच्चे। खाना अपने आप कैसे एनर्जी बना लेगा? कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होता है? तो वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये बहुत जरूरी चीज है। और ये जो पूरी की पूरी यहाँ पे प्रक्रिया हुई है ना, सांस लेने से लेकर ऑक्सीजन का एनर्जी बनाने में जो योगदान रहा है, ऑक्सीजन आई, उसने एनर्जी बनवाई, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया को रेस्पिरेशन बोला जाता है। सिर्फ सांस लेना, सांस छोड़ना ब्रीदिंग है, यानी कि ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का सबसे पहला स्टेप है। बस एक रेस्पिरेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, यही तो मेन है भैया। इसी के थ्रू आपका एनर्जी बन रहा है। ठीक है, तो डाइजेशन यहां हो गया, रेस्पिरेशन यहां हो गया। ठीक है, ये सिर्फ पूरा अभी ट्रेलर चल रहा है, मूवी तो पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, तो डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, उसके बाद में यहां से यहां तक जो आपका खाना पहुंचा है, इसको क्या बोला जाता है? पूरे शरीर में जो ब्लड हर एक चीज को लेकर घूम रहा है, ऑक्सीजन को यहाँ पहुंचा रहा है, खाने को यहाँ पहुंचा रहा है, सर्कुलेट हो रहा है शरीर में, तो ये प्रोसेस आपका हो जाएगा सर्कुलेशन। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है जिससे एनर्जी नहीं बन पा रही है, उसको शरीर के बाहर भेज दिया जाता है, यानी कि एक्सक्रीशन। और ये सारी चीजें जो प्रॉपर कंट्रोल्ड कोऑर्डिनेटेड मैनर में चल रही हैं, आपके अलग अलग हॉर्मोन्स की वजह से, आपके नर्वस सिस्टम की वजह से, वो चैप्टर में आएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये सारी प्रक्रियाएं देखो, यानी कि ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हैं, सब अलग अलग नहीं है, सारे इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस यहाँ पे होते हैं। तो क्या ये चीज हम लोगों को क्लियर हो गई है, समझ में आ गई है कि किस प्रकार से कार्यक्रम चल रहा है? इज दिस थिंग क्लियर? अब इनहेलेशन एक्सहेलेशन तो नहीं बोलोगे, रेस्पिरेशन पूरा का पूरा बड़ा प्रोसेस है। रेस्पिरेशन हल्के में ले रहे हो तुम, अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तुम। ठीक है बच्चे, दैट्स वेरी गुड रेहान, बढ़िया। तो अब सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे टॉपिक आ रहा है ना, वो है न्यूट्रिशन। हम बोलते हैं ना कि हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स डेली खाने चाहिए, दिन भर में हमें पूरे अच्छे बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिससे सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल सके। तो सारे ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग तरीका होता है न्यूट्रिएंट्स को गेन करने का, यानी कि हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। चलो इस चीज को देखते हैं। ये चार्ट आपको ड्रॉ करना है, ठीक है? ये पर्टिकुलर चार्ट आप बनाएंगे बच्चे, न्यूट्रिशन का जो मैं बना रही हूं। बंद करूं चार्ट कि बकवास करोगे? चार्ट बंद करूं, हाँ या ना? बता दो।
तो अगर चैट बंद कर दूंगी तो तुम्हारे डाउट्स नहीं पूछ पाऊंगी, और अगर ऑन रहे तो तुम लोग बकवास करोगे। ऑफ करूं या ऑन रहने दूं? करनी है बकवास, गॉसिप क्वींस बनोगे तुम लोग। कर दूं? ठीक है, ऑफ कर देती हूँ, बढ़िया। पढ़ने वाले बच्चे ऑलरेडी बोल चुके हैं कि मैडम ये जो बच्चे बकवास करते हैं वो झेल नहीं पा रहे हैं, बंदी कर दो। तो बंदी ठीक है। फिर न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो दो प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, और ये चीजें पता है हम 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है। न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, एक ऑटोट्रॉफिक और एक है हेट्रोट्रॉफिक, है ना, ये तो हम जानते हैं। चलो इस चीज को देख लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब खुद से खाना बनाया जा रहा है। मैम हम खुद से मैगी बनाते हैं, खुद से चाय भी बना लेते हैं, तो हम ऑटोट्रॉफिक हो गए? नहीं, यहाँ पे रॉ मटेरियल्स की बात करी जा रही है, चाय पत्ती खुद से बनाने की बात करी जा रही है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक यानी कि जो खुद से खाना बना रहे हैं, और ये दो तरीके से पॉसिबल हो जाता है। या तो लाइट की मौजूदगी में होता है तो उनको फोटो ऑटोट्रॉफिक बोला जाता है, या तो केमिकल्स की मौजूदगी में हो रहा है तो उनको कीमो ऑटोट्रॉफिक बोला जाता है। फोटो ऑटोट्रॉफिक कौन होते हैं? लाइट की मौजूदगी में कौन खाना बना रहे हैं? अरे फोटोसिंथेसिस दादा, प्लांट्स। और कीमो ऑटोट्रॉफिक केमिकल्स की मदद से कौन खुद का खाना बना रहा है? तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सम बैक्टीरिया। ठीक है, ये हो गया ऑटोट्रॉफिक। अब हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जहां पे हम खुद से खाना नहीं बना पा रहे, यहां पे आपकी एंट्री होती है ना। तो ये 3 प्रकार का होता है। ध्यान से सुनते जाओ, क्लास में याद करके खत्म किया करो, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब होता है जहां पे शरीर के अंदर डाइजेशन हो रहा है, इंटरनल डाइजेशन हो रहा है। हम लोग कुछ भी खाते हैं तब शरीर के अंदर चीजें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रही है ना, ऐसा सब में नहीं होता, पता है, ऐसा हमारे अंदर हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम इंटरनल डाइजेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? ह्यूमंस। ठीक है, इसके बाद में एक ऐसा डाइजेशन है जो शरीर के बाहर होता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म शरीर के बाहर चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं और उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। तुम सोच रहे हो शरीर के बाहर पाचन हो रहा है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है सैप्रोफिटिक। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के ऊपर। क्या हो रहा है? यहाँ पे एक्सटर्नल डाइजेशन हो रहा है, और ये जो है ना, ये सड़े गले खाने के ऊपर फीड करते हैं बेटा। अच्छा खाना नहीं, सड़ा गला जो डेड एंड डिकेइंग है ऑर्गेनिक मैटर, उसके ऊपर ये फीड करते हैं। तो यहां पे लिखना डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। और यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाता है फंगस। फंगस जो लगता है वो सड़े गले खाने के ऊपर फीड करता है, चीजों को तोड़ता है और उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, शरीर के बाहर डाइजेशन कर रहा होता है ये। ठीक है, इसके बाद में एक और प्रकार आ जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म पैरासाइट है। पैरासाइट क्या होती है? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के शरीर के ऊपर या उसके शरीर के अंदर रहकर उसके शरीर से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रही है, पैरासाइट। जैसे कि मच्छर हमारा खून चूसता है ना, तो उसको खून से न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं। या फिर जो हमारे पेट में वॉर्म हो जाती हैं तो वो वॉर्म हो गई। या फिर तुमने अमरबेल देखी है? अमरबेल का मेरे पास में है क्या डायग्राम यहाँ पे, रुको अमरबेल दिखाते हैं तुमको। गूगल बाबा, ये रहे अमरबेल, कस्क्यूटा जिसको बोला जाता है, ये इस प्रकार से मौजूद होती है। येलो कलर की, ये येलो कलर की बेल दिख रही है जो दूसरे प्लांट के ऊपर मौजूद है। इसके खुद के पास में ना क्लोरोफिल नहीं होता जिसकी मदद से ये फोटोसिंथेसिस करे, इसलिए ये दूसरे प्लांट के ऊपर रहती है और अपने पंजे उस प्लांट के ऊपर जकड़ लेती है और उन पंजों से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करके ये जिंदा रहती है। ये प्लांट है लेकिन इसके पास में क्लोरोफिल नहीं है, तो ये दूसरे प्लांट के ऊपर रह के डिपेंड करती है। तो ये आपकी क्या हो गई? पैरासाइट हो गई। बाद में वायरस पढ़ेंगे, वायरस भी हमारे शरीर का सामान इस्तेमाल करके खुद को रेप्लिकेट करता है, तो वो भी पैरासाइट के नाम से जाना जाता है। यानी कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन
अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म खाने के लिए। ठीक है भैया, अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आ जाता है हमारे पास में, कस्क्यूटा तो एक एग्जाम्पल आ ही गया है ना। तो दो प्रकार के पैरासाइट होते हैं, या तो शरीर के अंदर रह रहे हैं या शरीर के बाहर रह रहे हैं। तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज तुम्हें बताती हूँ। अमीबा को हम जानते हैं, अमीबा का नाम हम लोगों ने सुना है, यूनिसेल्युलर होती है अमीबा। वो यूनिसेल्युलर जो अमीबा है और हम इतने डेवलप्ड, इतने एडवांस मल्टीसेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें और हम में एक सिमिलैरिटी है क्या, कि हम दोनों ही होलोजोइक न्यूट्रिशन कर रहे होते हैं। इस चीज को देखो, कहाँ गया, ये रहा अमीबा। अब देखना, अमीबा के पास में ऐसे सुडोपोडिया होते हैं। सुडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट, वो अपने पैरों के शेप को बदल सकती है। तो क्या हुआ, उसके पास में खाना आया, तो वो अपने इस प्रकार से एक्सटेंशंस को एक्सटेंड करती है और खाना अब शरीर के अंदर आ जाता है। खाना शरीर के अंदर आया, उसने पचाया खाने को, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया, वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंक लिया। बिल्कुल सेम प्रोसीजर जो हमारे अंदर चल रहा है कि हम खाते हैं, उससे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं, बिल्कुल वैसा अमीबा के अंदर भी चलता है और बिल्कुल सेम टू सेम पैरामीशियम के अंदर भी चलता है। अमीबा और पैरामीशियम एक जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसके बारे में हम डाइवर्सिटी में पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। तो पैरामीशियम भी क्या करता है, इसके पास में ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं। इससे ये हेयर लाइक एक्सटेंशंस को एक ही डायरेक्शन में मूव करवा करवा कर खाने को इसके मुंह तक ले आता है और फिर बिल्कुल सेम प्रोसीजर वही चल रहा है। शरीर के अंदर चीजें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेंगी, उससे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होंगे, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी कि अमीबा और पैरामीशियम, इन दोनों का नाम भी आप यहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऐड कर सकते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। तो ये हमारे प्रकार हो गए भैया न्यूट्रिशन के। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, अब हम लोगों को ह्यूमंस में न्यूट्रिशन में, ह्यूमंस में डाइजेशन पढ़ना है, यानी कि हम किस प्रकार से इंटरनल डाइजेशन कर रहे हैं। ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो बताइए, यहां तक की चीजें हम लोगों को क्लियर हैं क्या बच्चे? इज दिस थिंग क्लियर? क्लियर है बच्चे? न्यूट्रिशन के हमारे प्रकार हो गए हैं। बढ़िया, शाबाश। आराम से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुम इसको सॉल्व कर पाओगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। मशरूम, हाँ मशरूम फंगस है बच्चे, तो मशरूम तो सैप्रोफिटिक ही हुआ है ना, फंगस का एक प्रकार ही तो है। कस्क्यूटा अमर बेल होती है, जिसका मैंने अभी डायग्राम दिखाया तुम्हें, है ना। ओके, अमीबा में बस इतना लिख लो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, और तुम्हें कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है उसमें। किसी को कोई डाउट है तो वो आप मुझे बता दीजिए। लाइस और टिक्स भी आपके बिल्कुल पैरासाइट है, वो भी पैरासाइट्स होती हैं बच्चे, है ना। पैरासाइट जो दूसरे के ऑर्गेनिज्म के ऊपर चिपक के उसके शरीर के अंदर रहकर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। हेयर लाइस भी पैरासाइट हो जाएंगी, लीच भी पैरासाइट हो जाएगी, बिल्कुल। हाँ जी, जिराफ होलोजोइक न्यूट्रिशन में आएगा। हाँ जी। पिचर प्लांट क्या है, तो पिचर प्लांट आपका पैरासिटिक नहीं है बच्चे। पिचर प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक में भी आएगा और वो हमें खा रहा, मतलब हमें नहीं, दूसरे इंसेक्ट्स को खा रहा है, इसलिए वो आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन में भी आएगा। एंडो पैरासाइट का एग्जाम्पल हो जाता है जो पेट में वॉर्म हो जाती है ना, वो। ओके, ठीक है आंचल, मैं बता दूंगी। टिक्स आर ऑल्सो कमिंग इन पैरासाइट। सैप्रोफाइट का एक मेन एग्जाम्पल फंगस ही याद रखना है। जहां पे भी लगने वाला फंगस है, कोई भी फंगस हो गया बेटा, कहीं भी लगने वाला मशरूम हो गया, या ब्रेड के ऊपर जो फंगस लग जाता है, या पैर में जो फंगल इन्फेक्शन हो गया, सारे फंगस सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कर रहे होते हैं। कुछ कुछ फंगस पैरासिटिक होते हैं, लेकिन मेजरली सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। एनिमल्स में मेजरली हमारी तरह होलोजोइक न्यूट्रिशन हो रहा है। ओके ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं भैया। अब हमारी अगर बात करें हम, तो हमारे अंदर क्या प्रोसीजर चल रहा है।
हम सबसे पहले ये देखो 5 चीजें चल रही हैं इसमें। हम सबसे पहले खाने को इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट करने का मतलब हमने खाने को खाया, उसके बाद खाने को पचाया, उसके बाद पचे हुए खाने से हमने पचे हुए खाने को हमने एब्जॉर्ब किया, जिससे कि वो हर एक सेल तक पहुंच पाए। हर एक सेल में पहुंचने के बाद में उस खाने से जो एनर्जी बनती है उसको एसिमिलेशन बोला जाता है। ध्यान से इस चीज को समझेंगे हम लोग, ठीक है। एसिमिलेशन यानी कि कन्वर्जन टू एनर्जी। ठीक है। और इजेशन यानी कि शरीर के बाहर हम लोगों ने जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल दिया। तो ये पूरी की पूरी हमारी यहाँ पे प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। चैट, हाँ यार मैं ऑफ कर देती हूँ, ठीक है। तो क्या काम चल रहा है यहाँ पे? इंजेस्ट यानी कि हमने खाने को खाया, उसको पचाया, जो पूरा का पूरा पचाने के बाद में छोटे छोटा मटेरियल, छोटा छोटा पार्टिकल है उसको एब्जॉर्ब करवाकर हर एक सेल तक पहुंचाया, सेल में उसमें एनर्जी बनवाई, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है फिर उसको शरीर के बाहर निकाल दिया। इस प्रकार से कार्यक्रम चल रहा है। अब ये जो कार्यक्रम हमारे शरीर में चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम में चल रहा है, और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारे मुंह से लेकर हमारे एनस तक जो पूरा का पूरा यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, इसको मैं दिखाती हूं कहां गया। हाँ जी, तो ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। यही आज हम लोगों को समझना है। तो इस पूरे में यहां से हम लोग खाना खाने की शुरुआत करते हैं, तो ये जो पूरा का पूरा एक लाइन में लोकेटेड है, इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है मेरे बच्चे इसको, या फिर इसको हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट यानी कि जीआई ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या बोला मैंने? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो इसी के बारे में हमें चर्चा करनी है, यानी कि डाइजेशन की शुरुआत कहां से हो रही है? तो वो शुरुआत होती है आपके मुंह से। इतना बढ़िया सा मुंह दिख रहा है, ये बच्चा फाड़ के अपना मुंह दिखा रहा है, इसी मुंह से हमारे डाइजेशन की शुरुआत हो रही है। तो लेट्स स्टडी अबाउट दिस, ठीक है। तो अब देखो भाई, आपके मुंह में 2 प्रकार के डाइजेशन हो रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने होंगे, इसीलिए मैं चैट ऑन कर रही हूँ। प्लीज बकवास मत करना, ब्लॉकिंग एक्टिवेट करवा दी है मैंने ऑलरेडी, ठीक है। तो माउथ जो है उसमें 2 प्रकार के डाइजेशन होते हैं। एक तो हो रहा है मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन यानी कि जो आपके दांत खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं ना, जो चबाकर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है, उसको मैकेनिकल डाइजेशन बोला जाता है। और एक हो रहा है केमिकल डाइजेशन, जो केमिकल की मदद से खाना टूट रहा है। इन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। तो मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ योर टीथ, और केमिकल डाइजेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल जो आपके मुंह में, आपके थूक में मौजूद होता है, यानी कि आपके सलाइवा में मौजूद होता है। कौन सा एंजाइम है? इसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, या फिर जिसको बोला जाता है टाइलिन। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया है यार। तो देखो, मुंह में यहां पे ये रहा, ये अनार के दाने जैसा जो मौजूद है, ये रहा एक सलाइवरी ग्लैंड, ये रहा एक सलाइवरी ग्लैंड, ये नीचे ये सलाइवरी ग्लैंड मौजूद होता है, और वो आपके मुंह में सलाइवा सिक्रीट कर रहे होते हैं, जिसके थ्रू जो बेसिकली सलाइवरी अमाइलेज है ये रिलीज हो रहा है ना। कंग्रेचुलेट बाद में करना, खुद कंग्रेचुलेट होने जैसे बन जाओ पहले क्लास में, ध्यान देके। कोई फालतू मैसेज मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, अभी कोई भी मैसेज मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, सारी बातें बाद में करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो। अब सलाइवरी अमाइलेज जो है ये तुम्हारे मुंह में किस चीज का डाइजेशन कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, या प्रोटीन्स का? किस चीज का डाइजेशन होता है? तो बेटा डाइजेशन यहाँ पे ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का करता है, कार्ब्स, शॉर्ट फॉर्म में जो कार्ब्स बोल देते हैं हम लोग। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कर रहा है। कितना प्रतिशत? 30% कार्बोहाइड्रेट्स मुंह में डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भैया सबसे पहले किस चीज के डाइजेशन की शुरुआत होती है? तो जवाब जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। और कहां से शुरुआत हो रही है? जवाब जाएगा मुंह। कौन कर रहा है? सलाइवरी अमाइलेज कर रहा है। सलाइवरी अमाइलेज को और क्या बोला जाता है? अगर टाइलिन बोला जाता है, ये सारी चीजें। अच्छा, अब तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे मुंह में ऑन अ डेली बेसिस कितना सलाइवा सिक्रीट होता होगा? ऑन एन एवरेज कितना थूक तुम्हारे मुंह में सिक्रीट होता होगा? कितने ml या कितना लीटर? बताइए, सोच के बताओ जरा।
जवाब पता है? यस, बिल्कुल सही। अप्रॉक्स 1.5 लीटर सलाइवा आपके मुंह में ऑन अ डेली बेसिस जनरेट होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब क्या हुआ कि जैसे मुंह में आपके सलाइवा सिक्रीट करने के लिए कुछ छोटे छोटे से छेद मौजूद होते हैं। तो क्या हुआ कि 3rd ईयर में हम लोगों को पेशेंट्स देना शुरू कर देते थे हमारे कॉलेज में। तो तब नए नए पेशेंट्स देखने शुरू हुए थे। अब एक पेशेंट कोई कंप्लेन लेकर आया, उसने बोला कि आप एक बार चेक कर लीजिए। तो मैंने चेक किया तो उसके मुंह के अंदर ना एक छोटा सा होल मुझे देखने को मिला। तो मैंने बोला कि यार ये क्या पैथोलॉजी है। तो मैंने मैचोडी के पास भाग के गई कि यार सर उसके मुंह में ना इंटरनली इस पोजीशन पे एक होल ऐसे देखने को मिल रहा है। तो सर ने बोला कि उसके दूसरे गाल की तरफ भी देखो ज़रा जाके। तो मैंने बोला ऐसे कैसे, ये इंसान कितना आलसी है भैया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो ऐसे ही बैठा हुआ है, चल भी नहीं रहा, एक बार देख ले क्या बोल रही हूँ मैं, इतने पेशेंट की लाइन लगी हुई है। इतने पेशेंट आते थे बेटा कि 2-2 3-3 महीने तक का उनको नहीं मिलता था अपॉइंटमेंट। एमपी में एक लौता गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, तो दूर दूर से सारे पेशेंट्स वहीं पे आते थे। अब एक पेशेंट के पीछे इतना वो मेरे को परेशान कर रहे हैं, इतना भगवा रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला कि चलो मैं देख लेती हूँ जाके। फिर मैंने देखा दूसरे मुंह में भी, तो दूसरे मुंह के मतलब गाल के दूसरे गाल के में भी एक छोटा सा वैसे ही होल था। फिर मैंने बोला यार उनको कैसे पता भैया, ये गजब चीज़ है, ये क्या हुआ। फिर उन्होंने बोला कि बेटा अगली बार ना थोड़ा पढ़ कर आना। तो फिर मैंने बोला ठीक है भैया, थोड़ा मिस हो गया मुझसे, पढ़ नहीं पाई मैं उस चीज़ को। सलाइवरी ग्लैंड की ओपनिंग होती है दोनों गालों में, सलाइवरी ग्लैंड की ओपनिंग होती है, तो वहीं से सलाइवा आपके मुंह में सिक्रीट होता है। ये मुझे तब पता चला था बाय दिस एक्सपीरियंस। तो अब ऐसा करते हैं, अब जरा हमारे दांतों की बात करते हैं, हमारे डेंटिशन के बारे में चर्चा करते हैं। ओके, मेरे कॉलेज का नाम है महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर। इंदौर में हुआ था मेरा ग्रेजुएशन। उसके बाद में फिर वहीं पे स्टूडियो में प्रथमेश सर और राहुल सर थे, उन लोगों के साथ में क्लासेस होती थी। फिर मैं मुंबई शिफ्ट हो गई, तो अब यहाँ से क्लासेस ली जाती हैं। अब इस चीज़ को आगे समझते हैं। हमारे डेंटिशन, ह्यूमन डेंटिशन की स्पेसिफिकली जब मैं बात करूं, तब इसको 3 स्पेशल टर्मिनोलॉजीज के थ्रू जाना जाता है ना। 3 इसके स्पेशल नाम होते हैं मेरे बच्चे, जो आपकी गुरु माता किताब एनसीईआरटी में भी मेंशन है। सबसे पहला नाम है डायफ्यूडोंट डेंटिशन होता है हमारा। अब डायफ्यूडोंट मैं कैसे समझाती हूँ, जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं वो इस कहानी को जानते हैं, वो इस स्टोरी को जानते हैं, डायफ्यूडोंट वाली स्टोरी। तो जीवन काल में ना 2 ही बार दांत आते हैं, उससे ज़्यादा दांत आते नहीं है। तो तुम्हारे मुंह में जो भी दांत मौजूद है ना, उनको थोड़ा संभाल के रखा करो, हीरे से भी ज़्यादा कीमती है एक एक दांत। अगर वो गया ना तो फिर दोबारा आने नहीं वाला है दांत। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स थे उस वक्त पे। तो मैं एक 3.5 या 4 घंटे की सर्जरी थी, उससे निकली थी, और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो मेरी हालत नहीं थी कि मैं और पेशेंट्स को ट्रीट कर सकूं। तो मैं बैठी हुई थी, मैंने सोचा कि ओपीडी में बैठ लेती हूँ, कि जिनको क्विकली जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करना है तो उनको हैंडल कर लूँगी। तो वहाँ पे एक पेशेंट आया, उस टाइम पे कोविड स्टार्ट हो चुका था। तो मास्क लगाए हुए थे हम लोगों ने, ठीक है, मास्क लगाए हुए हैं। वो पेशेंट आया, उसने बोला कि मैडम जी दांत निकालने की दवा दे दो। तो मैंने बोला दांत निकालने के लिए पहले तो ये जगह नहीं है, दूसरी बात कि दांत औजार से निकाले जाते हैं, ऐसे दांत नहीं निकलता है ना, तो हाथ से पकड़ के नहीं निकाल सकती, औजारों से निकालेंगे और दूसरे डिपार्टमेंट में आपको जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला अरे नहीं, दांत निकालने की दवाई दे दो। तो मैंने बोला भैया औजार से निकाले जाते हैं, दिख रहे हैं तुम्हें औजार मेरे आसपास में? नहीं है, मैं कैसे निकालूं, मैं आपकी यहाँ पे सहायता नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने बोला ऐसे कैसे भैया, किसी को भी बिठा देते हैं, बच्चों को बिठा रखा है यहाँ पे, कुछ नहीं आता है, दांत निकालने की दवा दे दो। मैंने बोला क्या हुआ, चलो बताओ, आपके मुंह खोला जरा, मैं देखती हूँ दांत कौन सा खराब हो रहा है, क्या निकलवाना है। तो उसने फिर दिखाया तो खाली जगह थी। तो मैंने बोला ये तो खाली जगह, कौन सा दांत निकालने की बात कर रहे हो? तो उसने बोला कि वही तो बोल रहा हूँ, दांत निकालने के लिए। तो मैंने बोला अच्छा, दांत उगाने के लिए दवा चाहिए इनको। तो मैंने उसको समझाया कि भैया ऐसे दांत उगाने के लिए ना कोई दवा नहीं होती, एक बार दांत उग गया ना तो वापस नहीं आएगा। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे नहीं आएगा, आप वो जरा सा मिट्टी में एक बीज डालोगी, पौधा उगेगा कि नहीं उगेगा, बताओ मैडम जी, उगेगा? तो मैंने बोला हाँ भैया उगेगा उगेगा। तो दांत कैसे नहीं उगेगा भैया, आप दवाई डालोगे, आपको कुछ नहीं पता है, आपने पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं किया, ऐसे ही आपको चश्मा लग गया है। अरे आप दांत की दवाई डालोगे तो दांत उगेगा, मैं बता रहा हूं उगेगा।
मैंने बोला अच्छा आप बता रहे हैं तो आप दवाई भी बता दीजिए, ऐसी कोई दवाई नहीं होती। तो भैया बहुत देर बाद अब मेरे को एकदम पसीना पसीना हो गई, मैं गुस्सा इतना आ रहा था। फिर मैंने अपना मास्क हटाया, जैसे ही मैंने मास्क हटाया वैसे ही एक धक्का पड़ गया मुझे। फिर मुझे पता चला कि भाई साहब पी कर आए हैं, अच्छे खासे नशे में हैं। तो फिर मैंने दोबारा अपना मास्क चढ़ाया कि पसीना वसीना छोड़ो, मास्क लगाना पड़ेगा दोबारा। फिर मैंने बोला कि अरे भैया अब मुझे याद आ गई दवा, भूल गई थी, मैं थोड़ा थकी हुई हूँ ना तो थोड़ा भूल गई थी, ये लो। मैंने उसको चिपका कर दी 3 दिन की प्यारीसीटामोल, पैरासीटामोल, कि भैया ये खाने के बाद में ले लेना, पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल मैंने बोला नहीं, मैंने बोला कि भैया ये दवा है, इसको खाने के बाद में ले लेना, आपको बहुत आराम मिल जाएगा। बट इतना वक्त बर्बाद कर दिया मेरा, इतने में तो मैं अपने घर तक पहुंच जाता, किसी को भी बिठा दिया ये वो। मैंने बोला हाँ हाँ भैया जाओ जाओ जाओ, ये दवा लो और जाओ। फिर वो आदमी गया था। अरे ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते थे बेटा पीकर, ऐसे ऐसे। और मैं एक और केस बताती हूँ, वो दांतों से थोड़ा हटके है। तो एक पेशेंट को मैं ट्रीट करने गई, ग्लव्स व्लव्स पहन लिए मैंने सब। अब वो पेशेंट को यहाँ पे थ्रोट में मुझे चेक करना था, थोड़ा उसको कैंसरस था। तो मैंने बोला मुंह खोलिए। तो पहले तो उसने मुझे देखा, लड़की है, लड़की से मैं नहीं कराऊंगा इलाज, सर को बुलाओ सर को बुलाओ। और मेरे आसपास में जूनियर्स थे वो लड़के थे, है ना। तो उन्होंने बोला सर यही मैडम है, यही करेंगी। तो मैंने बोला भैया ये छोटे हैं मुझसे, ये नहीं कर पाएंगे। और हमें लड़की से नहीं करवाना, लड़की से नहीं करवाना। मैंने बोला तुम बैठो ज़रा, ठीक है। वो भी पी कर आए थे बाहर से, तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। मैंने बोला भैया मुँह खोलो, इतना सा मुँह खोला। मैंने बोला और मुँह खोलो। तो बोलता है मेरे को कि मुंह फाड़ोगी क्या? मैंने बोला फाड़ ही दूंगी मैं सही में मुंह। उसको फिर भगवाया था मैंने वहां से। मतलब ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते थे, तो कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। ऐसे एक्सपीरियंसेस है ना मेरे पास में, बीच बीच में क्लासेस में मैं तुम लोगों को बताऊंगी। हाँ, तो मैं बता रही थी डायफियोडोंट। डायफियोडोंट का मतलब जीवन काल में 2 ही बार दांत आते हैं, ठीक है। तो इस कहानी का जो पूरा मोरल ऑफ द स्टोरी था वो ये था। अब इस चीज को याद रखना, बचपन में जो दांत आते हैं उनको बोला जाता है मिल्क टीथ, या फिर उनको बोला जाता है डेसिडुअस टीथ, ठीक है। और जो परमानेंट आपके बाद में दांत आते हैं उनको क्या बोला जाता है? परमानेंट तो परमानेंट ही बोलोगे, और क्या बोलोगे भैया? परमानेंट टीथ। अब इसीलिए अभी मैं बताऊंगी तुम्हें क्यों जरूरी है 2 बार ब्रश करना, ठीक है। तो मिल्क टीथ और डेसिडुअस टीथ और परमानेंट टीथ 2 बार दांत आते हैं। इसके बाद में दूसरी टर्मिनोलॉजी आ जाती है हेट्रोडोंट डेंटिशन। हेट्रोडोंट डेंटिशन का मतलब होता है कि आपके मुंह में सिर्फ एक ही प्रकार का दांत नहीं है, ठीक है। मल्टीपल दांत होते हैं आपके मुंह में, मतलब मल्टीपल दांत मतलब मल्टीपल प्रकार के दांत होते हैं आपके मुंह में, सारे एक जैसे दांत नहीं है। इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। 14 डेंटल पॉइंट्स वाला वीडियो जो है ना DW के चैनल पे, एक बार वो जाकर देखना, SSB के लिए जरूरी है। एक शॉर्ट भी मैं बनाने वाली हूँ, तो वो भी देख लेना। 14 डेंटल पॉइंट्स समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि आपके मुंह में 4 प्रकार के कौन से दांत मौजूद होते हैं। तुम्हारे मुंह को ऐसे देखो, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करो, 1 2 3 4, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करो। अब बीच में से जो पहला और दूसरा दांत है, बीच में से शुरू करो। तो जो पहला और जो दूसरा दांत है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इंसाइजर, जो कुतरने का काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रैबिट हो गया, ठीक है। रैबिट कुतरता है चीजों को, खरगोश है ना, तो खरगोश के आगे वाले दांत बड़े होते हैं। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है इंसाइजर्स। इसके बाद में तीसरे नंबर पे जो दांत आता है इसको बोला जाता है कैनाइन। और ये तीसरा वाला दांत ना तीखा होता है। तीसरे वाले दांत को जरा टच करके देखो, तीखा सा दांत ये आपको देखने में लगेगा। अब ये तीखा क्यों होता है? क्योंकि ये चीजों को फाड़ने का काम करता है। इसीलिए शेर का देखो, कुत्ते का देखो, ये दांत जो है ना वो बहुत बड़े होते हैं। और वेम्पायर के भी तो यही वाले दांत बड़े बनाते हैं, आगे वाले दांत थोड़ी ना 2 बड़े बना देते हैं। यही वाला टच करके देखो, तीसरा वाला दांत बीच में से तीखा होता है। और इसकी जड़ भी सबसे ज्यादा लंबी होती है। सबसे लंबा दांत होता है कैनाइन बोलते हैं इसको, इसीलिए डॉग्स को या फिर कैट्स को या फिर शेर वगैरह को कैनाइन बोलते हैं। ओके, एक ये हो गया। इसके बाद में आ जाता है चौथे और 5वें नंबर पे प्री मोलर्स, यानी कि मोलर्स से पहले, मोलर यानी कि दाढ़ों से पहले आ जाते हैं प्री मोलर्स, 4th और 5th पे। और उसके बाद में 6वें 7वें और 8वें नंबर पे आ जाती हैं आपकी दाढ़ें, जिन्हें बोला जाता है मोलर्स,
ठीक है, तो ये दांत आपके मौजूद होते हैं। तो अब ये जो आपके दांतों की पूरी सीरीज है, इससे आपका एक डेंटल फॉर्मूला बनता है। एडल्ट्स में यानी कि परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 इंसाइजर्स हैं, 1 कैनाइन है, 2 प्रीमोलर्स हैं और 3 मोलर्स हैं, यानी कि 2 1 2 3, ये आपका डेंटल फॉर्मूला है। 2 इंसाइजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स, 3 मोलर्स। और उसके बाद में अगर मैं बच्चों की बात करूं, चिल्ड्रन की बात करूं, तो बच्चों के अंदर डेंटल फॉर्मूला होता है 2102। तो अब आप मुझे ये बताइए कि बच्चों में कौन सा दांत मौजूद नहीं होता? सिंपल सी चीज यहां पे आ जाती है, बताइए कौन सा दांत मौजूद नहीं होता बच्चों के अंदर? हाँ, अभी बात करते हैं 8th वाले दांत की, अभी बात करेंगे हम लोग। सिर्फ 2103 नहीं, 2102 है बच्चे। राइट, बिल्कुल सही। बच्चों के अंदर प्री मोलर मौजूद नहीं होते और मोलर भी उनके अंदर 2 ही होते हैं सिर्फ। ठीक है, अब जैसा कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमारा 8वां वाला दांत है ही नहीं, तो उसमें कोई बड़ा इशू है नहीं। एवोल्यूशन के साथ साथ में आपका ये जो जबड़ा है ना, जबड़े का साइज छोटा होता गया है। और जबड़े का साइज छोटा होने का मतलब क्या है कि अब जो तीसरी वाली दाढ़ है उसके लिए ज्यादा जगह बची नहीं है। जैसे ये तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल, ये तुम्हारा ये जॉ लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 दांत मौजूद होने की जगह होनी चाहिए, लेकिन जबड़े का साइज एवोल्यूशन के साइज में साथ में छोटा होता गया, जिसके चलते सिर्फ 2 दाढ़ों की जगह बची है। तीसरी वाली दाढ़ अगर आने की कोशिश करती है तो क्या होता है, उसे जगह नहीं मिल पाती। कभी कभी जिनके मुंह में आ गया है वो अच्छी बात है, लेकिन जिनके मुंह में दर्द यहाँ पे होता है ना, यूजुअली हम जब भी देखते हैं तो ऐसे ही दर्द दिखाया जाता है ना कि भैया एड में यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। यही दर्द क्यों यूजुअली होता है? क्योंकि तीसरी वाली दाढ़ आने की जब कोशिश करती है और उसे जगह नहीं मिलती ना, तब वो यहाँ पे ऐसे धक्का लगाकर आने की कोशिश करती है, और धक्का लगाएगी तो ये दूसरा वाला जो दाढ़ है ना, इसके ऊपर असर पड़ता है। इसको धक्का लगता है तो यहाँ पे फिर इन्फेक्शन होता है, कैविटी होती है, तो इसको फिर निकलवाना पड़ता है जनरल एनेस्थीसिया देकर। तो इसीलिए अगर किसी में 8वीं दांत नहीं है ना, 8वीं अगर ये दाढ़ जो है तीसरी वाली ये नहीं है तो भी चलेगा। इसको बेसिकली विजडम टीथ, विजडम टूथ के नाम से जाना जाता है, अक्ल दाढ़ के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये अकल दाढ़ ना आकर भी कुछ कुछ लोगों में अकल आ जाती है, और ये अकल दाढ़ आकर भी कुछ कुछ लोगों में अकल नहीं आती, यानी कि अकल से इसका कोई रिलेशन नहीं है। एक और मिथ है कि दांत निकलवाने से आंखों की रोशनी पे फर्क पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। दांत निकालने से आंखों की रोशनी का कोई कनेक्शन नहीं होता। तो ये चीज हम लोगों को यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो 32 बोली जाती है, तो अगर 32 नहीं भी है, अगर 1 2 3 4 दांत यहाँ से हटा दिए जाए 8वें वाले, 28 भी है ना, तो भी चल जाएगा, तो भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये चीज हम लोगों को क्लियर हो गई है। तो अब दांत के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। इतनी चीजें क्लियर हैं, एक बार प्लीज मुझे बताएंगे? हाँ, हेट्रोडोंट डेंटेशन के बाद में एक और टर्मिनोलॉजी जो यहाँ पे आ जाती है, उसको बोला जाता है थीकोडोंट। थीकोडोंट का क्या मतलब होता है? दैट टीथ आर प्रेजेंट इन बोनी सॉकेट, यानी कि आपका जो जबड़ा है ना उसमें जगह है, और उसमें बल्ब की तरह, जैसे बल्ब लगा होता है ना, वैसे बल्ब की तरह तुम्हारे दांत ऐसे लोकेटेड होते हैं तुम्हारे जबड़े में, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है? थीकोडोंट डेंटेशन। टीथ आर प्रेजेंट इन बोनी सॉकेट्स। ओके जी, ओके। ये चीज क्लियर है हम लोगों को यहां तक? टीथ में गैप अगर तुम्हारे चबाने में दिक्कत नहीं दे रहा है, बहुत ज्यादा गैप है तो फिर दिक्कत आएगी हमें बाद में जाके। अगर थोड़ा बहुत गैप है तो चलता है, एक आध दांत अगर टेढ़ा भी है तो भी चलता है। जैसे मेरा भी एक दांत यहाँ पे टेढ़ा है, तो उसकी वजह से हम खाना खाने में अगर हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ऊपर और नीचे वाला दांत प्रॉपरली अगर मिल रहा है तो फिर वो चल जाता है हम लोगों को, ठीक है। टीनेजर्स का एडल्ट वाला ही डेंटल फॉर्मूला होगा। टीनेजर्स के अंदर दूध के दांत आपको देखने को ज्यादा नहीं मिलते ना, ठीक है, ओके।
अब ये हमारा हो गया है, तो अब हम दांत के स्ट्रक्चर को ज्यादा एक बार समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, दांत में ये जो सफेद वाला हिस्सा तुम्हें दिख रहा है, इसको बोला जाता है एनामल। और इससे रिलेटेड अब मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। एनामल तुम्हारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, मैंने तुम लोगों को बताया था ना, एक बार हाँ या ना बताओ कि मैंने तुम्हें ये बताया है क्या कि स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बैक्टीरिया कब अटैक करता है, कैविटी कैसे होती है? एक बार बताना, मैं भूल गई हूँ यार, मल्टीपल बैचेस चलते हैं तो। थीकोडोंट का एग्जाम्पल बेटा हम खुद है ना, हमारे जबड़े में जगह है जिसमें दांत फंसे हुए हैं। बताओ बताओ बताओ, बता चुकी हूँ क्या मैं ये इस बैच में? नहीं बताया ना मैंने? ठीक है, आई एम सो सॉरी। ओके, तो हमारे दांतों में सड़न होती है, सड़न यानी कि कैविटी होती है। तो अब अगर ये मैं बोल रही हूँ कि दांत का जो सफेद वाला हिस्सा जो हमें नजर आ रहा है, ये तुम्हारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट हिस्सा है, तो फिर इसमें सड़न कैसे हो जा रही है, इसमें छेद कैसे हो जा रहा है भैया? ये हड्डी से भी ज्यादा कठोर है, तो इसमें कैसे छेद हो जा रहा है मुंह में, जबकि हम कोई कील वगैरह नहीं ठोक रहे, तब भी कैसे छेद हो जा रहा है? तो ये समझने वाली बात है। और यहीं पे आ जाती है बात 2 बार ब्रश करने की इंपॉर्टेंस की। अभी जब वो टॉपर्स की मीट हुई थी, तब उसमें भी एक बच्चा आया था, वो यही बोल रहा था कि आपने जब से बताया था तब से मैं 2 बार ब्रश करने लग गया, क्योंकि मुझे डर लगने लग गया कि क्या हो जाता है। बेटा तुम्हारे ये दांत परमानेंट है, इसके बाद नहीं आएंगे, इसलिए बहुत जरूरी है 2 बार ब्रश करना। क्यों? क्योंकि तुमने रात में ब्रश नहीं किया है ना। अब रात में ब्रश नहीं किया तो क्या होगा, तुम्हारे दांत में खाना फंसा हुआ है, और खाना फंसा हुआ है यानी कि तुमने दावत दी है एक बैक्टीरिया को जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। ये बैक्टीरिया आ जाता है फिर तुम्हारे दांत में फंसे हुए खाने को खाने, और जब ये उस खाने को खाता है तब ये रिलीज करता है एक एसिड, और ये जो एसिड है ये तुम्हारे मुंह के पीएच को कर देता है 5.5 से कम। और जैसे ही तुम्हारे मुंह का पीएच 5.5 से कम होगा, यानी कि जैसे ही वो थोड़ा बहुत भी एसिडिक होगा, वैसे ही एनामल घुलना शुरू हो जाता है। एनामल स्टार्ट्स टू डिसॉल्व, और एनामल घुलना शुरू हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर हो जाएगी कैविटी। कैविटी जिसको बायो की लैंग्वेज में केरीज बोला जाता है, सड़न, होरी, ये कैविटी बोला जाता है। ठीक है, ये चीज हम लोगों को क्लियर होनी चाहिए। तो अब इसीलिए 2 बार ब्रश कर लिया करो, है ना। बचपन से जो ईवीएस में हम लोग पढ़ते हुए आते हैं कि 2 बार ब्रश करना चाहिए, मोरल साइंस में पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम नहीं करते, जरूरी है करना। दांत सड़ने के बाद में क्या होगा, चलो इस चीज को समझते हैं। एनामल, ठीक है, एनामल के नीचे जो ये येलो कलर की लेयर दिख रही है, इसको बोला जाता है डेंटिन। डेंटिन के नीचे ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोला जाता है पल्प। और इसी पल्प में तुम्हारी नसें मौजूद हैं। ये नसें वही हैं जो तुम्हारे दांत तक ऑक्सीजन वगैरह लेकर, न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेकर आ रही है, कि तुम्हारा दांत भी जीवित है भैया। मसूड़ों के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको क्राउन बोला जाता है, और नीचे वाला जो है उसको जड़ यानी कि रूट बोला जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि तुमने ध्यान नहीं दिया, दांत में सड़न होनी चालू हुई। ठीक है भैया, इतनी सड़न हो गई, तुमने ध्यान नहीं दिया। अब वो सड़न डेंटिन तक फैल गई, तुमने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में जैसे ही सड़न तुम्हारी नसों तक पहुंचेगी ना, वैसे ही होने लगेगा बहुत बढ़िया दर्द, मतलब बेहतरीन प्यारा दर्द होने लग जाएगा। और ये जो दर्द है, ये डिलीवरी के टाइम पे जो औरत को दर्द होता है, उसके बाद में सेकंड नंबर पे दर्द यही वाला आता है, डेंटल पेन। एक बार होता है ना तो बहुत ही बढ़िया होता है, फिर कुछ सूद नहीं पड़ती, कुछ समझ में नहीं आता बेटा, इतना दर्द होता है। और फिर क्या होता है, फिर होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, आरसीटी। लोग बोलते हैं डेंटिस्ट इतना पैसा लेता है भैया, 8-8 हजार एक बार में ले लेता है आरसीटी के। क्यों ले रहा है आरसीटी के इतने पैसे भैया? तुम पहले ही चले जाओ ना जब तुम्हें सड़न हो रही है। अगर पहले ही चले जाओगे तो सिर्फ वो मसाला भरना पड़ेगा उस सड़न में, जाना ही नहीं पड़ेगा फिर आरसीटी के लिए, लेकिन फिर हो जाता है आरसीटी। अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, सिंपल सा फिनोमिनन है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये जो पूरा पल्प है ना, इस पूरे पल्प को ही हटा दिया जाता है। जब सड़न यहां तक पहुंच गई है तो पूरे पल्प को हटा दोगे तो फिर नसें नहीं रहेंगी, तो फिर दर्द ही नहीं होगा, तो फिर एक लाश की तरह तुम्हारे मुंह में तुम्हारा दांत मौजूद रहता है। इसको बोला जाता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। और ये कॉस्टली होता है, क्योंकि जड़ों को ढूंढना और उसमें पल्प को ढूंढना इतना ज्यादा आसान नहीं होता, बहुत ट्रिकी और बहुत आर्टिस्टी होती है ये चीज, बहुत साफ हाथ होना चाहिए एक अच्छा आरसीटी करने के लिए। तो ये कहानी है पूरी। अब बात आ जाती है कि सेंसिटिविटी क्या होती है फिर मैडम। सेंसिटिविटी, झंझनाहट, एकदम से ठंडा कुछ पिया दांत झंझना गए, बढ़िया, ऐसा लगता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी भाग गई हो पूरे मुंह में।
ठंडा गर्म पीने पे जो झंझनाहट होती है, 10 में से 9 डेंटिस्ट सजेस्ट करते हैं सेंसोडाइन। क्या है ये झंझनाहट, इस चीज को समझते हैं। तो क्या होता है, जब तुम अपना वो दंत कांति वगैरह इस्तेमाल करते हो, है ना, और हर्बल टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो, तुम में से कितने बच्चे हर्बल टूथपेस्ट और दंत कांति वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बताओ एक बार जरा मुझे। कितने बच्चों के घर में दंत कांति आ रहा है? देखो आएंगे बच्चे, देखो तुम लोग ही देखो कमेंट सेक्शन में। काफ़ी काफ़ी सारे बच्चों के घरों में इस्तेमाल हो रहे हैं। हर्बल टूथपेस्ट हो गया, दंत कांति हो गया, इनको इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि आज से उठाकर फेंक दो, भैया उठाकर फेंका, तुम्हें पता चला तुम्हें ही उठाकर फेंक दिया। इंडियन घर है, भारतीय घर है, यहाँ पे इस तरह से फेंका नहीं जाता है ना। जब तक वो टूथपेस्ट पे आखिरी में बेलन चला के बचा हुआ टूथपेस्ट ना निकाल लिया जाए तब तक फेंका नहीं जाता। तो अभी जो ट्यूब चल रहा है उसको चलने दो, लेकिन इसके बाद में लेकर मत आना। ना पतंजलि ना और दूसरा कोई भी हर्बल टूथपेस्ट नहीं लेकर आना बेटा। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो इतने ज्यादा हार्ड होते हैं, इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि वो उस टाइम दांत को घिस देते हैं। अब धीरे धीरे करके जो तुम्हारा दांत है ना, वो घिसने लग जाएगा, और वो इतना ज्यादा घिस जाएगा कि ये लेयर बहुत पतली हो जाती है, इतनी पतली हो जाती है कि नसें बाहर तक आने लग जाती हैं। ये तुम्हारा दांत, ठीक है, अब ये जो नसें है ना, ये दांत इतना ज्यादा घिस गया है कि ये नसें सरफेस के बहुत ज्यादा पास आ गई हैं। अब नसें, खुली हुई नसें हैं, उन पे अगर कुछ ठंडा गर्म लगेगा तो एकदम झंझनाहट तो होगी ही, है ना। और अब ये दांत तुम्हारा यही है भैया, इसके बाद तो कोई आने नहीं वाला, तो तुम घिसना अफोर्ड कर सकते हो क्या दांत का? नहीं कर सकते। तो फिर कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें मैडम? हर्बल नहीं करना, तो बाकी कोई से भी टूथपेस्ट इस्तेमाल करो ना। तुम कोलगेट यूज करो, तुम पेप्सोडेंट यूज करो, तुम क्लोजअप यूज करो, ये सारे टूथपेस्ट अच्छे हैं। इनमें से कोई भी टूथपेस्ट इस्तेमाल करो। तो सेंसोडाइन का भी इस्तेमाल करना है। तो अब ये सुनो, सेंसोडाइन क्या करता है? सेंसोडाइन झंझनाहट को कैसे हटाएगा? नया दांत तो वो लेकर आ नहीं जाता। तो सेंसोडाइन क्या करता है, ये जो नसें होती है ना, इन नसों के ऊपर वो एक कैपिंग चढ़ा देता है, एक कोट चढ़ा देता है। तो नसों के ऊपर अगर एक कैप अगर लग गया है तो फिर झंझनाहट होगी नहीं, तो फिर ठंडा गर्म कुछ भी महसूस नहीं होगा नसों में। इसीलिए सेंसोडाइन सेंसिटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। तो जब भी आपको झंझनाहट हो, सिर्फ तभी आपको सेंसोडाइन यूज करना है। परमानेंटली सेंसोडाइन की तरफ हमें शिफ्ट नहीं करना है, ठीक है। एक और टूथपेस्ट है शायनम, वो अच्छा है। वैंटेज का टूथपेस्ट भी आता है, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये हर्बल टूथपेस्ट, दंत कांति वगैरह, इनको हटा दो। झंझनाहट पैदा करेंगे वो, आज नहीं तो कुछ वक्त बाद दांत को इतना घिस देंगे कि झंझनाहट हो जाएगी। समझे प्यारे दुलारों, आंखों के तारों? क्लियर? तो ये दांतों के बारे में पूरी चर्चा हो गई है भैया। ओके, बढ़िया। अब आप जानते हैं 2 बार ब्रश करने की क्या कीमत होती है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अब बात करते हैं, अब मुंह से खाना हमारा कहाँ जाएगा? ईसोफेगस में, यानी कि ये जो नली दिख रही है जो तुम्हारे पेट तक जाएगी, इस नली से अब होता हुआ खाना जाएगा, और इस नली को बोला जाता है फूड पाइप, या फिर इसको बोला जाता है ईसोफेगस, ठीक है। तो भैया इसकी हम जरा बात करें, ये रहा हमारा ईसोफेगस, द फूड पाइप, ठीक है। अब जो खाना तुमने चबा लिया है, ठीक है, चबाया हुआ खाना जिसमें थूक मिल चुका है, वो जो खाना अब तुम्हारे फूड पाइप में आएगा उसको बोला जाता है बोलस, ठीक है। अब बोलस कहाँ आ चुका है? तुम्हारे फूड पाइप में। और ये फूड पाइप अराउंड 25 सेंटीमीटर तक लंबा ट्यूब होता है, 25 सेंटीमीटर ऑन एन एवरेज लंबा ये ट्यूब होता है। और ये ट्यूब तुम्हारे पेट तक खाने को पहुंचा रहा होता है। कैसे पहुंचाता है? ऐसे, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। इसमें मसल होती है, कौन सी मसल मौजूद होगी बताइए? कौन सी मसल मौजूद होनी चाहिए ईसोफेगस के अंदर? कार्डियक, स्केलेटल या स्मूथ? बताओ। कार्डियक, स्केलेटन या स्मूथ? देखती हूँ सबसे पहले कौन जवाब देता है इस चीज का।
शाबाश निशा, बहुत बढ़िया। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू यहाँ पे मौजूद होगा क्योंकि इंटरनल ऑर्गन में मौजूद है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो वो कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है और खाने को अल्टीमेटली तुम्हारे पेट तक पहुंचाने का काम ये कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो मूवमेंट हो रहा है इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस जो यहाँ पे हो रहे हैं, स्पेशल नाम है इनका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इनको बोला जाता है। दीज आर नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। अब खाना पहुंच चुका है तुम्हारे पेट तक, तुम्हारे पेट यानी कि तुम्हारे स्टमक तक अब खाना पहुंच चुका है। अब इस चीज को यहाँ पे देखना, ये फूड पाइप था, अब ये फूड पाइप, ये पिंक कलर की जो थैली है ये रही, ये जे शेप की जो थैली है, अब ये यहां तक आपका खाना पहुंच जा रहा है। तो अब इसकी हम चर्चा करते हैं, स्टमक के बारे में। तो स्टमक कुछ इस प्रकार का है हमारा, ठीक है, जे शेप का इसको बोला जाता है। अब इसमें 5 चीजों से हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, 5 चीजें, 5 प्रॉब्लम्स 1 सोल्यूशन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, स्टमक से रिलेटेड बातें, इसलिए मैंने चैट ऑफ किया है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। 5 चीजें हैं, 5 चीजों को अभी याद करो। सबसे पहले पेट में एक एसिड रिलीज होता है, एसिडिटी, एसिड रिलीज होता है और उस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 काम होते हैं, ये स्टमक में रिलीज 2 कारणवश हो रहा है। सबसे पहला कारण होता है टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया, जो तुम्हारे खाने में बैक्टीरिया आ जाते हैं हार्मफुल, उनको मारने का ये काम करता है। जब तुम बाहर का उल्टा सीधा खाना खाते हो ना, वो पानी पूरी वाले भैया के हाथ के नमक के, पसीने के नमक वाली पानी पूरी, या फिर कचौड़ी जो इतनी बार तली रहती है, एक ही तेल में 100 बार तल रहे हैं वो, तो वैसा कुछ खाते हो तो वो हार्मफुल बैक्टीरिया जो आते हैं, उसमें शरीर थोड़ी बहुत कोशिश करता है कि भैया इस बैक्टीरिया को मार दे, तो हार्मफुल बैक्टीरिया मारने का काम करती है, ठीक है। लेकिन तुम ये सोचो कि HCl इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है यार, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड तुम्हारे पेट की इतनी नाजुक सी लाइनिंग में जब सिक्रीट होगा तो तुम्हारे पेट की लाइनिंग जल कैसे नहीं रही? एसिड को हाथ लगाएंगे तो भैया जल जाएगी स्किन हमारी, तो नहीं जलती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लेयर मौजूद होती है अंदर, स्टमक की लाइनिंग को कवर करने वाली, और इस लेयर को बोला जाता है म्यूकस। म्यूकस की लेयर मौजूद होती है तुम्हारे पूरे स्टमक में, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या आ गई? 5 प्रॉब्लम्स में से एक आपका हो गया HCl, दूसरा आ गया म्यूकस, ठीक है। तीसरी चीज जो रिलीज होती है उसको बोला जाता है पेप्सिनोजन, और पेप्सिनोजन एक सोया हुआ एंजाइम है। सोया हुआ एंजाइम का मतलब ये एक्टिव नहीं है, इसको एक्टिव करना पड़ता है, और इसको एक्टिव कौन करता है? ये HCl इसको एक्टिव करता है, इसीलिए यहां तक मैं एरो लेकर आई थी। ये HCl इस पेप्सिन, इन सोए हुए एंजाइम को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और यही पेप्सिन तुम्हारे पेट में सबसे पहले प्रोटीन के डाइजेशन की शुरुआत करवाता है। यानी कि प्रोटीन डाइजेशन यहां से शुरू हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का मुंह से शुरू हो गया था, प्रोटीन डाइजेशन यहां से शुरू होता है, ठीक है। ओके, इसके बाद में एक और चीज, चौथी चीज यहां पे आ जाती है लाइपेज, और लाइपेज तुम्हारे पेट में फैट के डाइजेशन को शुरू करवाता है। यानी कि प्रोटीन और फैट दोनों का डाइजेशन तुम्हारे पेट में शुरू हो रहा है। और 5वीं चीज आ जाती है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर ये क्या काम करता है? तो ये तुम्हारे पेट में विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करवाता है। तुम्हारे शरीर में विटामिन B12 को अगर तुम खा रहे हो खाने में, तो वो तुम्हारे शरीर को लगेगा नहीं, वो तुम्हारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक इंट्रिंसिक फैक्टर मौजूद नहीं होगा। तुम खाओगे और वो तुम एक्सक्रीट कर दोगे, जब तक ये मौजूद नहीं होगा। ये इसको लगवाता है तुम्हारे शरीर में, ये इसको एब्जॉर्ब करवाता है। तो 5 चीजें कौन सी हो गई? HCl हो गया, HCl से बचने के लिए म्यूकस हो गया, पेप्सिनोजन हो गया, लाइपेज हो गया, इंट्रिंसिक फैक्टर हो गया। 5 चीजें आपके पेट में रिलीज हो रही होती हैं। अब बात ये आ जाती है कि कभी कभार ऐसा लगता है ना कि चेस्ट में बहुत जलन फील हो रही है, एसिडिटी जिसको बोलते हैं, कभी कभार बहुत ज्यादा एसिड रिलीज हो गया। एसिड उल्टा अगर हमारे ईसोफेगस से आया
तो ईसोफेगस में तो म्यूकस की लाइनिंग है नहीं, तो ईसोफेगस की दीवार तो जलेगी अगर जो पेट का खाना है वो ऊपर की तरफ आएगा तो इसीलिए ईसोफेगस में ऐसा लगता है जैसे जलन हो रही है, और दिल के पास में है ईसोफेगस, इसीलिए ऐसा लगता है जैसे हार्ट में बर्न हो रहा है, इसीलिए इसको हार्ट बर्न भी बोला जाता है। जब भी एसिडिटी होती है तब हम कौन सी दवा लेते हैं, एंटासिड्स लेते हैं, है ना। अब यूजुअली तुम देखोगे जब भी तुम्हें एंटीबायोटिक दी जाती है ना, तब उसके साथ में तुम्हें खाली पेट सुबह लेने के लिए पेंटोप्राजोल दी जाती है, पेंटॉप जिसको बोला जाता है, 20 mg या 40 mg की। तो वो क्या है, पेंटोप्राजोल, रेबीप्राजोल, ये प्राजोल जिनके आगे भी लगा रहता है ना, वो एंटासिड्स होते हैं, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बहुत बार पूछा गया है तुम्हारे केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो आपका मैग्नीशियम का होता है MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड की तरह काम करता है। एंटासिड्स यानी कि जो एसिडिटी को रोकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भी एंटासिड्स नहीं लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें एसिडिटी हुई, तुमने एंटासिड लिया, तुमने बहुत ज्यादा एंटासिड ले लिया, तो शरीर को ऐसा लगेगा कि भैया मैं तो बना रहा था, एसिड कहाँ गया, लगता है मैं एसिड ही कम बना रहा हूं, तो चलो और ज्यादा एसिड बनाता हूं, तो शरीर और ज्यादा एसिड बनाएगा, उसको बोला जाता है हाइपर एसिडिटी। और वहां पे फिर अल्टीमेटली तुम्हारे पेट की जो दीवार है उसमें छाले हो जाते हैं, जिसको पेप्टिक अल्सर्स बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा संभाल के हम लोगों को रखना होता है। नॉर्मली शरीर हमारा सारी चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहा है, लेकिन जरा सी भी गड़बड़ होती है तो ओवर एंटासिड्स का भी हम लोगों को कंजम्पशन नहीं करना। तो ये आपके पेट से रिलेटेड बातें हो गई। अब आप मुझे बताइए क्या ये चीजें क्लियर हैं सब लोगों को? इज दिस थिंग क्लियर? यहां तक की चीजें हम लोगों को क्लियर हैं? बेटा अभी मैं बना दूंगी, है ना, मैंने बोला है ना कि मैं हमेशा माइंड मैप ड्रॉ करूंगी, तो बना दूंगी मैं। हाँ जी, इनो इज ऑल्सो एंटासिड की तरह इस्तेमाल किया जाता है इनो को, बट ठीक है। सब लोगों को क्लियर है? तो अभी हम लोगों ने जितना भी पढ़ लिया है उसका मैं माइंड मैप बना रही हूं, तो आपको भी वो ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप भी उस चीज को ड्रॉ करेंगे। तो चैट्स ऑफ कर देते हैं। अभी तक जितनी भी कहानी पढ़ी है उसको यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है। उसके बाद में खाना कहाँ जाएगा? ईसोफेगस में, और उसके बाद में स्टमक में। ये चीजें हम लोगों ने आज पढ़ी हैं। कुछ भी ऐसी चीज जो माइंड मैप में लिखना बच जाती है ना, वो तुम अलग से फिर अपने आप नोट कर लेना। ओके अब जो माउथ से ईसोफेगस में खाना जाता है उसको क्या बोला जाता है? बोलस जाता है, बोलस बोला जाता है। ईसोफेगस के बारे में स्टार्टिंग में लिख देती हूँ क्योंकि छोटा ही है। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। देखते जाया करो जब मैं लिख रही हूं, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे कि समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है। देखते जाओगे तो पता रहेगा कहाँ क्या लिखा है। वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शंस जिनको बोला जाता है पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। मेरा बस चलता तो ऑलरेडी लिखा लिखाया माइंड मैप ले आती मैं, लेकिन यहीं पे लिख रही हूँ, बोल बोल कर लिख रही हूँ, तो तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ। स्टमक से 5 चीजें रिलीज होती हैं। एक तो होता है HCl, ठीक है। उसके बाद में म्यूकस, पेप्सिनोजन, रिविजन भी करते जाओ, लाइपेज, इंट्रिंसिक फैक्टर। काम लिखते हैं। HCl के 2 काम हैं, किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया, और दूसरा काम इसका यहाँ पे पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना, ठीक है। पेप्सिन क्या कर रहा है? प्रोटीन डाइजेशन,
लाइपेज क्या करता है? फैट डाइजेशन। इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 का। एब्जॉर्प्शन। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद में माउथ से रिलेटेड चीजें लिखते हैं। दो प्रकार के डाइजेशन होते हैं, एक होता है केमिकल, एक होता है मैकेनिकल। केमिकल डाइजेशन के बारे में यहां लिख लेना कि ये हो रहा है सलाइवरी अमाइलेज की वजह से। जिसको टाइलिन भी बोला जाता है। कार्ब्स का 30% डाइजेशन यहां से शुरू हो जाता है। और मैकेनिकल होता है तुम्हारे दांतों की वजह से, ठीक है। और अब यहाँ पे जो चीजें लिखनी है अलग से तुम्हें, वो मैं बता देती हूं। एक तो ये तुम अलग से मेंशन कर लोगे, नहीं तो वहां पे बहुत खिचड़ी बन जाएगी। तो ये डेंटिशन को किन टर्मिनोलॉजीज के नाम से जाना जाता है उनको तुम लिखोगे, ठीक है। और ये पर्टिकुलर पोर्शन तुमको अलग से लिखना है। दांतों की जो डायग्राम है वो डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो मैं वहां पे तुम्हें बता देती हूँ। तो एक तो ये लिखना है, एक ये लिखना है, ठीक है। इसके आसपास भी मैं इसीलिए बॉक्स बना देती हूँ। और दांतों की जो लेयर्स हैं उनको ऐसे लिख लेना, इनामिल, फिर डेंटिन और फिर पल्प। बस ये 3 लेयर हो गई। और यहां पे लिख लेना कि दैट दिस इज द हार्डेस्ट लेयर, हार्डेस्ट पूरे बॉडी में, ठीक है। ये हमारा हो गया। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो एक बार प्लीज मुझे बताइए। आरसीटी नहीं बेटा, लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया यानी कि सिर्फ उसी एरिया को जो सुन्न कर देता है ना, वो दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? क्लियर, परफेक्ट। ठीक है, ओके। अभी इतना पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है कि तुम्हें क्वेश्चंस में करवा सकूं, तो ऐसा करते हैं फिर पिटारा देख लेते हैं हम लोग। नहीं, कुछ क्वेश्चंस तो हम कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं। Which enzyme is responsible for breaking down carbohydrates in the mouth? बहुत ही आसान से क्वेश्चंस लगेंगे, 30 सेकेंड्स का टाइमर है, जवाब दीजिए। हेलो। हाँ मैम। सर जो स्क्रीन पे आ रहा है उसको एक बार सही कर दीजिए प्लीज। लास्ट टाइम बंद हो गया था उससे। अच्छा, ये लॉग आउट हुआ है मैम। ठीक है सर, प्लीज उसको सही करवा दीजिए, मेरी बची हुई है अभी क्लास। मैम आपके पास नहीं है क्या ये? नहीं नहीं सर। अब करा रहा हूँ। ठीक, 5 मिनट ओके ओके आप। ओके। ओके, तो यहाँ पे सही जवाब हमारे पास में क्या जाएगा? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, डेफिनेटली सलाइवरी अमाइलेज, ऑप्शन नंबर बी। ऑल्सो नोन एज टाइलिन 30% कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कर रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक? बताइए।
हाँ जी, रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दो काम है उसके, दोनों कामों के बारे में हम लोग जानते हैं। स्टॉपिंग द पोल, सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन टू पेप्सिन और किलिंग ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। दो काम इसके होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एंजाइम पेप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड इनटू पेप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? इजी लगेंगे क्वेश्चंस, बता रही हूं किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी अभी पढ़ा है इसलिए आसान लगेगा, बाद में भी आसान लगेगा यार रिवीजन करोगे तो। ओके, तो सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा हमारा? पेप्सिनोजन टू पेप्सिन, पहली चीज जो प्रोटीन का डाइजेशन शुरू करवा रही है। ओके, स्टॉपिंग द पोल, सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एसिडिक पीएच, है ना, क्योंकि HCl है, एसिडिक है। HCl के होने की वजह से तुम्हारे स्टमक का जो पीएच है ना बेटा, वो कितना रहता है पता है? स्टमक पीएच इज नियरली अबाउट 1 से 3 के बीच में, मतलब हाईली एसिडिक पीएच रहता है तुम्हारे स्टमक का इस कारणवश। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स शोज पैरासिटिक न्यूट्रिशन? पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ध्यान से सोच के बताना है इसका जवाब। पैरासिटिक यानी कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंस है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। शिवम बच्चे जब विटामिन मिनरल्स पढ़ेंगे तब ये चीज मैं बता दूंगी तुमको क्यों जरूरी होता है विटामिन सी, इम्यूनिटी, कोलाजन सिंथेसिस, काफी सारी चीजें, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। स्टॉपिंग द पोल, सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कस्क्यूटा, यानी कि अमर बेल, डॉडर प्लांट के नाम से जिसे जाना जाता है। एग्जाम्पल्स हम देख चुके थे। इनमें से कौन सा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक प्रकार है? इससे ज्यादा आसान क्या क्वेश्चन क्या होगा यार? बेटा स्मॉल कैविटी है तो उसको जाके भरवाओ। लाइकन नहीं होगा शिवांगी, लाइकन तो अपने आप में ही पूरा है, उसको किसी और की जरूरत क्यों है? वो तो ऑलरेडी सिंपैथिक रिलेशनशिप है। यहाँ पे सही जवाब क्या जाएगा? स्टॉपिंग द पोल, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, इसके बाद में अगला, विन इन विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डू ऑर्गेनिजम्स डिराइव फ्रूट फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर? सड़े गले खाने के ऊपर कौन से न्यूट्रिशन में फीड करते हैं? और पता, मैंने पहले भी ये चीज बताई थी कि किसी भी चीज की जड़ तक पहुंचना पड़ता है उसके इलाज के लिए, तो अलग अलग कारण होते हैं यार हर एक चीज के। जैसे कि तुम लोग हेयर फॉल के बारे में पूछ रहे हो ना, चलो अभी मैं बताऊंगी तुमको। ओके, सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा? स्टॉपिंग द पोल, सड़े गले खाने के ऊपर फीड करता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में 83.81। बहुत बढ़िया। तो अब बात कर लेते हैं हम जरा पिटारे की। सबसे पहले लीडर बोर्ड देखेंगे। 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं। वंशिका, राहुल, रोहित, निशु, नीरज, निकिता, नवजोत, यशी और तनुष, हर्ष। 5 में से 5 सही हैं विद लीस्ट एवरेज टाइम 1.4 सेकेंड्स। शाबाश। ठीक है, आलोक बच्चा पिछले लेक्चर जाके देखो तब पता चलेगा। हेयर फॉल से रिलेटेड मैं बता रही थी। तो बहुत सारे कारण उसके होते हैं। एक तो आपका स्ट्रेस हो गया, या फिर आपका स्कैल्प क्लियर नहीं है, डैंड्रफ के कारणवश हो जाता है, हार्मोनल इश्यूज होते हैं उस कारणवश हो जाता है। एक बात यह आ जाती है कि हर 3 से 4 महीने में ना आपके पुराने हेयर फॉलिकल्स जो है ना वो निकलते हैं। हर 3 से 4 महीने में एकदम से तुम्हें लगेगा कि बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, जो दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाता है। अब ये बहुत ज्यादा हेयर फॉल जो है ये बाल की एज हो चुकी है,
इसलिए वो गिर जाता है और इस पर्टिकुलर कंडीशन को टीलोजन एफ्लूवियम बोला जाता है। अब इसको चेक कैसे किया जाए खुद से, तो ये चेक करना, बहुत ज़्यादा जब हेयर फॉल हो रहा है ना, तब बाल जो एक निकला है ना, उस बाल जहाँ से वो आपके स्कैल्प से कनेक्टेड था ना, उस हिस्से को देखना, वो ज़रा सा भी अगर सफ़ेद है, यानी कि सफ़ेद बल्ब उसमें अगर तुम्हें दिख रहा है, यानी कि वो बाल की एज हो चुकी है, वो झड़ना ही था, ठीक है। अब उसको तुम बचा ही नहीं सकते थे। अगर वो अभी भी काला है तो फिर वो किसी ना किसी कारणवश हुआ है, जिसको तुम्हें ट्रीट करना पड़ेगा। हेयर फॉल और भी स्ट्रेस की वजह से, बहुत सारे विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसीज की वजह से भी होता है, लेकिन ये हर 3 से 4 महीने में जो एक्सेसिव हेयर फॉल देखने को मिलता है ना, उसका रीजन मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। तो ये एक रीजन होता है। इसके बाद में आज पिटारे में मेरे पास तुम्हारे लिए एक होमवर्क है यार। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग निपाह वायरस के बारे में थोड़ा पढ़कर आओ, क्योंकि ये निपाह वायरस इंडिया में करंट अफेयर्स से रिलेटेड है ये, और निपाह वायरस के बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। एमपॉक्स हो गया, निपाह हो गया, ये न्यूज़ में थे, इसीलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ना आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। मैं चाहती हूँ इसके बारे में थोड़ा सा पढ़कर आओ तुम अगले सेशन में, देखती हूँ कौन कौन पढ़ के आता है। आईसाइट को इंक्रीज नहीं किया जा सकता। जैसे हम बोलते हैं ना कि विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो हम बहुत ज़्यादा विटामिन ए कंज्यूम करेंगे तो हमारी, जैसे मेरे चश्मे का नंबर 2.5 अराउंड है, तो वो एकदम हट जाएगा। अगर मैं दिन भर ही गाजर खा रही हूँ, जो विटामिन ए का अच्छा सोर्स होती है, पालक खा रही हूँ, तो मेरा चश्मा हट जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है ना। चश्मा हटेगा नहीं, चश्मे का नंबर जो है वो बढ़ने से थोड़ा कम हो जाएगा, ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ेगा वो। लेकिन चश्मे को अगर नंबर को कम करना है ना, तो उसका सिर्फ ऑपरेशन इलाज होता है, लसिक ऑपरेशन जिसको बोला जाता है, केराटो ऑपरेटिव प्रोसीजर्स जो होते हैं, उनसे ही ये चश्मे का नंबर कम किया जा सकता है, और कोई तरीका इसका नहीं होता, ठीक है बच्चे। डिक्रीज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन से किया जा सकता है, बढ़ने से आप रोक सकते हैं इसको। तो चलिए इसी के साथ में फिर हम हमारे सेशन की यहाँ पे एकदम फिनिशिंग करते हैं, एंडिंग करते हैं। नहीं, वायर लगवाने से बेटा दांत कमज़ोर नहीं होते, वो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है जो आपके दांतों का अलाइनमेंट प्रॉपर करने के लिए होता है, और वो उतना ही प्रेशर देता है आपके दांतों को जिससे आपके दांत मूव कर सके, ढीले ना पड़े, ठीक है। ओके तो इसी के साथ में, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, दैट अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, सो टेक केयर एवरीवन, ध्यान रखो अपना, हेल्दी खाओ, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, प्लीज़ रिवाइज करते रहा करो। मेरी क्लास में, अगली क्लास में आने से पहले बस 5 मिनट पलट के देख लेना, उतने में हो जाएगा तुम्हारा रिविजन, एक्स्ट्रा टाइम नहीं देने की आवश्यकता है। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, साइनिंग ऑफ, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, बाय बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।